हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स के इस कोर्स का आज का पहला वीडियो। दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स। इसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स क्लास का, वो हम पूरा एक चैप्टर इसमें कवर करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स। मैं एक बार फिर से समराइज़ कर दूं, ये फिज़िक्स का कोर्स 10th क्लास के बच्चों के लिए है जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ पहला चैप्टर, पहली वीडियो। टॉपिक्स कवर्ड आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक कवर हुए हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज है फोर्स। फोर्स होता क्या है, राइट? आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। इसमें M क्या है? M है मास और A क्या है? A है एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप सबको ये पता है, एम मास है, ए एक्सेलरेशन है। अब ये होता क्या है? मान लीजिए अगर आप ये खड़े हैं, ठीक है, एंड आपके आगे एक बॉडी रखिए, कोई भी बॉडी हो, मास हो, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपको इसको मूव करना है। आप क्या करते हो? आप इस पर फोर्स लगाते हो, राइट? अगेन आप यहाँ पे फिर से खड़े हैं एंड यहाँ पे नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपको इसको पिक करना है, उठाना है। तो आप क्या करोगे? उस पर फोर्स लगा के इसे उठाओगे। ठीक है, कोई बॉडी है, ठीक है, आपको इसको थ्रो करना है किसी पे, ठीक है, तो आप इसको उठा के थ्रो करेंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे। तो बेसिकली आप लोगों को एक थियोरेटिकली पता है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग रोज इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि आप अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लगा के, ठीक है, जो आपका मोटिव है वो आप पूरा करते हो। और फिजिक्स के लैंग्वेज में, ठीक है, थियोरेटिकली हम इसे क्या देखते हैं? एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, राइट? आपको इसमें याद क्या रखना है? यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन। सर न्यूटन कैसे आई यूनिट? मास होता है केजी, एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट का एक्सपेंशन कर दिया मैंने कि न्यूटन जो यूनिट है वो कहाँ से बनी है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक फोर्स की यूनिट है। ठीक है सर, इतना आपने समझा दिया हमें, ठीक है, इतना हमें समझ आता है। बहुत ही ईजी सा था कि अगर कोई ये रेड कलर का बॉक्स यहाँ पे रखा है और ये ब्लू कलर का आदमी है, ठीक है, आप इस पर फोर्स लगा के इसको, अगर आप इस पर फोर्स लगाओगे, ये सीधा सीधा मूव करना स्टार्ट कर देगी, जिसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर मतलब सिंगल लाइन में बॉडी आराम से सीधा सीधा मूव कर रही है, राइट? वन डायमेंशन में मूव कर रही है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो और ये लीनियरली मूव कर रही है। अब नेक्स्ट, सेम अगर ये बॉडी हो, इस बार ब्लू कलर की बॉडी है और रेड कलर का आदमी है, आप फिर से क्या लगा रहे हो? उस पर फोर्स। ठीक है सर, हम समझ गए, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो एफ नाम का, तो ये सीधा सीधा आगे मूव करेगी। नाउ अब अगर आपके पास एक और बॉडी है सेम यही वाली, राइट, एंड आप इस पर क्या कर रहे हो? आपने इसको बीच से पिवट कर दिया। सब ध्यान देंगे, हमने इसको बीच से पिवट कर दिया, या आप बोल सकते हैं बीच से हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, पिवट कर दिया, राइट? अब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? बिल्कुल भी नहीं। दिस बॉडी वोंट मूव। ठीक है, ये डिस्प्लेस नहीं होगी, बट ये टर्न करेगी, राइट? ये बॉडी क्या करेगी? टर्न करेगी। ये क्यों टर्न करी? आप बोलोगे सर सिंपल सी चीज़ है, डेली लाइफ की चीज़ है। हम क्या कर रहे हैं? इस बॉडी को बीच से पिवट कर दिया है और ये हम फोर्स लगा रहे हैं एफ नाम का, तो अब ये बॉडी मूव क्यों होगी? अब ये बॉडी उस पॉइंट के अबाउट टर्न होगी। तो अब हम इसे एक्सेस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं क्या? टर्न मतलब रोटेट होना, एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अब जब आप इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो ये क्या हो रही है? टर्न हो रही है। तो इसी चीज को, इसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को बोला जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को बोला जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, एंड इसका दूसरा नाम सब याद रखेंगे, विच इज टॉर्क, राइट? मैंने क्या बोला? आपने एक बॉडी को पिवट कर दिया, अब उस पर आप जब फोर्स लगा रहे हो तो वो उस पिवट फिक्स्ड पॉइंट एक्सेस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट कर रहा है, राइट? तो इस
टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को बोलेंगे हम मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ओके सर। आपने क्या बोला, अगर एक बॉडी है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, राइट, तो ये मूव करेगी, ये बॉडी मोशन में, आप इसको रोक सकते हो फोर्स लगा के, और इस बॉडी को एक्सलरेट भी कर सकते हो, मतलब स्पीड अगर इसकी कम है, इसको थोड़ा फोर्स लगा के आप इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। बट सेकंड केस आपने क्या बताया, अगर फिर से एक बॉडी है एंड इसको आपने पिवट कर दिया, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो तो ये टर्न करेगी। ये तो ईजी सी चीज़ है, इसमें आपने नया क्या बता दिया, राइट, एग्जैक्टली, ये ईजी सी चीज़ है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिंबल से। ये टी नहीं है, ये टाउ है, ठीक है, ताऊ वाला ताऊ नहीं, TAU, टाउ, राइट। सो ये टाउ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, आपने बताया फोर्स का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इजी था, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो आप पुरानी क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं। बट ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, सो सब ध्यान देंगे, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आ जाओ जी, अब क्या है, ओके सर फोर्स तो समझ आता है, बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला आपने बताया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, राइट। तो हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या। उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, मान लीजिए आप फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, राइट, और ये फोर्स है वो आप ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स है जो आप नीचे अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे वो उसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो एक्शन करेगा। ये तो है नहीं आपने फोर्स इधर लगाया है और बॉडी जो है उधर भाग जाएगी, नहीं ना। फोर्स अगर आपने इधर डायरेक्शन में लगाया, इधर ही जाएगी। सो ये जो डायरेक्शन है जहाँ पे आपने फोर्स लगाया है, ये जो डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। सेकेंड केस में जो मैंने आपको बताया है, इस केस में ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, थर्ड वाले केस में ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो सर ये तो बहुत इजी था, इसमें है क्या, ये कुछ समझने वाली बात नहीं थी, ये सिर्फ पता करने वाली बात थी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सो वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है, ठीक है, क्योंकि वही डायरेक्शन है, वही लाइन है जिसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी समझ नहीं आया है क्या, अब सुनो कैसे समझ आएगा। ये बॉडी थी, इसको बीच में पिवट करा है, और मान लीजिए आपने इसके इस पॉइंट पे फोर्स लगाया है ऐसे डायरेक्शन में, राइट। अब इस पॉइंट पे फोर्स लगाया है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई जो मैंने डॉटेड बनाई है। अब इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इस पिवट पॉइंट जो आपने बनाया है, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होगा ये 90 डिग्री जो इसमें बनेगा। आई होप परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबको पता है। अगर कोई लाइन होती है, इस पॉइंट से आपको इस लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है, तो आप क्या करते हो, ऐसी लाइन खींचते हो जो इस पर 90 डिग्री बनाए। ये इस लाइन, इस पॉइंट का, P पॉइंट का इस L लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। सो ओके सर, हमें समझ आ गया है, राइट। क्या समझ आया कि कोई भी पॉइंट है अगर, राइट, कोई भी पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ढूंढना है किसी भी लाइन ऑफ एक्शन का। सो अगर अब मेरे पास ये मीटर स्केल है, इसको यहाँ पे पिवट कर दिया है मान लीजिए, ठीक है, एंड आप फोर्स लगा रहे हो नीचे, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या ये डॉटेड लाइन हो गई जो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसका यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ जो क्या है D। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो टॉर्क इक्वल्स टू m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यूज होता है, राइट। समझ आया सबको, बहुत ही इजी सी चीज़ थी। क्या होता है, अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उस पर अप्लाई होता है, वो अपना डिस्प्लेस कर जाती है बॉडी, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, आप स्टॉप करने के लिए फोर्स लगा रहे हो, या किसी चीज़ को आप थ्रो कर रहे हो उसके लिए फोर्स लगा रहे हो। बट कभी कभी किसी केसेस में जब एक बॉडी फिक्स्ड होती है कहीं, या पिवट कर देते हैं, जैसे डोर हमारा एक साइड से फिक्स्ड है,
राइट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जब आप फोर्स लगा रहे हो तो वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसी टर्निंग इफेक्ट को मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, टॉर्क। अब आइए हम नीचे देख लेते हैं। राइट, ये आ गया आपके पास। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स की दो डेफिनेशन है जो आपको याद नहीं करनी। अब आपको ये समझनी है, ठीक है। याद नहीं करेगा कोई भी, समझेगा क्या कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। सर इजी सी बात है, आपने बताया जब एक बॉडी फिक्स्ड होती है कहीं किसी एंड पे या कहीं पे भी उसको फिक्स कर देते हैं तो उसका मूव होना तो पॉसिबल नहीं है, डिस्प्लेस होना पॉसिबल नहीं है। तो आप जब उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। वही इसकी डेफिनेशन भी है, आप सब पढ़ेंगे इसको प्लीज़ खुद से। डिफाइंड एज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। या दूसरे वर्ड्स में मैंने इसके नीचे एक और डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में ईजिली मिल जाएगी। वो क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सप्लेन किया है ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट आपको पता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कैसा है, होता कैसा है और है कहाँ। अब ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि इसके बाद अब आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है आप सबको पता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, राइट। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी गाइस, इसकी यूनिट होगी न्यूटन, जो फोर्स की होती है, मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं हम, डिस्टेंस, तो मीटर। नेक्स्ट आ जाओ आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अब इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको कुछ अब आप मेन चीज़ समझ गए हो, मेन टॉपिक समझ गए हो। अब आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है कि टॉर्क था क्या, आया क्यों, आया कैसे और निकलता कैसे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली फॉर्मूला में है क्या। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, कैसे निकलेगा, कहाँ पे है। बट अब आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। मान लो अगर कोई बॉडी ऐसी है, ठीक है, आपने उसमें यहाँ पे फोर्स लगाया, राइट। अब आपने उस पर फोर्स लगाया तो ये क्या करेगी, इधर टर्न करेगी। तो जब ये बॉडी इधर टर्न कर रही है तो ये कैसा मोशन शो कर रही है, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, इजी है। मान लीजिए अगर मैंने क्या करा होता, फोर्स इस साइड लगा हुआ होता, ठीक है, इस साइड लगाया होता, तो उस केस में क्या होता, बॉडी ऐसे टर्न करती। तो ये कौन सा मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सर ये निकालना तो बहुत ईजी है, ये कौन नहीं निकाल सकता है। आप अगर फोर्स बता दोगे कहाँ पे लग रहा है, ठीक है, अगर आप फिक्स पॉइंट दे दोगे तो हम आसानी से बता देंगे वो फोर्स इस बॉडी को क्लॉकवाइज टर्न करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। हम इजीली ये चीज़ बता सकते हैं, राइट। वो फोर्स क्लॉकवाइज टर्न करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे आप देखोगे क्या कि क्लॉकवाइज फोर्स को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव से। प्लीज़ ये साइन कन्वेंशन याद कर रखिए, इसके पीछे का कोई भी लॉजिक या कुछ इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ एक साइन कन्वेंशन है जो आपको याद रखना है कि आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्सेस को क्या लोगे, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स को नेगेटिव लोगे, राइट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ईजिली, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, हल्के हल्के हम सीखते हैं क्या समझाना चाह रहे हैं हमें। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ठीक है सर, समझ आ गया, आपने फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। टॉर्क भी हमें समझ आ गया, निकालना भी आ गया, यूनिट भी पता चल गई, और ये भी पता चल गया टॉर्क से दो चीज़ें हो सकती है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है या वो क्लॉकवाइज घूम सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने साइन कन्वेंशन रखा है, राइट। अब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ क्या है, ढंग से ध्यान देंगे सब। अगर आप इसको, इस टॉपिक को ना, कोई भी इतना बड़ा चीज़ नहीं समझेगा, ठीक है, आपको इसमें पहले थोड़ा सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप आगे तक पढ़ते रहेंगे, तो पहले आपको थोड़ा सा इसमें जमाना पड़ेगा अपना हाथ। कैसे, देखो, मान लो आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, एक लड़का है इधर ब्लैक कलर का, ये लड़का है ब्लू कलर का। बॉक्स को भी कलर दे देते हैं यार, बॉक्स है रेड कलर का। तो ये ब्लैक लड़का ब्लैक फोर्स लगा रहा है, आई मीन फोर्स लगा रहा है, और ये ब्लू लड़का फोर्स लगा रहा है इधर। अब ये बॉक्स किस साइड खिसकेगा, सर आप बोलोगे ये कितना इजी है, फिजिक्स है क्या है, ये तो बहुत इजी है। जिस साइड फोर्स ज़्यादा होगा, जिस पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उसी साइड खिसकेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि दोनों पे स्ट्रेंथ सेम है और दोनों के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो आप बोलोगे इसमें क्या, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ थी, ये ब्लॉक,
उधर का उधर ही रहेगा। आप दोनों साइड से अगर सेम फोर्स लगाओगे, वो दोनों लड़के दोनों साइड से सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लगा रहे हैं, तो ब्लॉक क्यों जाएगा कहीं? सर वो वहीं रहेगा। एग्जैक्टली वही तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज बोलता है। यू नो इट ऑलरेडी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको ऑलरेडी पता है, बट आप उसको इन सब्जेक्ट, इन फिजिक्स सब्जेक्ट कैसे लेके आओगे, राइट? डिसिप्लिन के साथ कैसे लेके आओगे उन चीज़ों को, दैट इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग, राइट? आपको ये चीज़ पता है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ वही चीज़ है कि अगर एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, अभी तो मैंने दो अलग अलग जगह से लगा दिए इक्वल फोर्सेस, बट वो कितने भी हो सकते हैं अगर दो अलग अलग साइड से फोर्सेस लग रहे हैं और उनका नेट, क्या बोला मैंने, नेट फोर्स अगर क्या है, ज़ीरो है, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम। फिर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब दो टाइप के इक्विलिब्रियम है, पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। सर अब तो थोड़ा टफ हो रहा है, स्टैटिक डायनेमिक क्या हो गया है, राइट? कुछ भी नहीं है यार। सी, इस डायनेमिक है स्टैटिक है, दोनों को सर्कल किया। अगर एक बॉडी बेचारी रेस्ट पे थी, इट वॉज इन रेस्ट पोजिशन, रेस्ट पोजिशन का मतलब वेलोसिटी ज़ीरो, मूव नहीं कर रही थी, रेस्ट पे है, और फोर्सेस लगाने के बाद भी वो रेस्ट पे है, दैट इज स्टैटिक एज द नेम सजेस्ट, जैसा आपको नेम सजेस्ट कर रहा है। बट अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी या मोशन में थी, ठीक है, और आपने क्या करा, उस पर फोर्सेस लगाए फिर से बहुत सारी जगह से, बट उसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं आया, ना वो एक्सेलरेट हुई ना डी एक्सेलरेट हुई, ठीक है, ना उसकी स्पीड में कोई कमी आई, राइट? तो उस केस में क्या होगा, वो सेम मोशन में रहेगी, मतलब मोशन में थी और मोशन में ही है, तब उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बस, इससे ज़्यादा आपको अभी के लिए इस पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए, जो चीज़ ईजी है उसको ईजिली समझ जाओ, राइट? इट वॉज ईजी, अब इसमें टेंशन नहीं ले रही है, बस इतने कम में कैसे समझ गए, राइट? अगर आपको टेंशन है तो आप क्या करोगे, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, और ये अगर मैं आपको बताऊं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। अब मैं इजीली आपको बताऊं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स इज अबाउट इक्विलिब्रियम। सर कैसे, आप ही बता देते हैं। ध्यान से सुनेंगे सब। मान लीजिए आपके पास ये रॉड है, राइट? इसको मैंने क्या कर दिया, बीच से ना फिक्स कर दिया, यहाँ पे पिवट कर दिया, मान लो एक्सेस ऑफ रोटेशन बना दिया, फलक्रम बना दिया, आप कुछ भी बोले, ठीक है, इंग्लिश है वो काम आपका है। नाउ आपने क्या किया, आप ना नीचे फोर्स लगा रहे हैं एफ, और यहाँ पे भी नीचे फोर्स लगा रहे हैं एफ। एक को F1 ले लेता हूँ, एक को F2 ले लेता हूँ। सर F1 फोर्स है जो इस बॉडी को मूव, इस रॉड को क्या मूव करवाएगा? आप लोग बोलेंगे नहीं सर, अब ये मूव नहीं कराएगा क्योंकि ये एक जगह पे फिक्स कर दिया है आपने। तो अब क्या होगा, F1 फोर्स इसमें फोर्स तो लगाएगा, बट एक्चुअली में इट विल बी मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा, राइट? और F2 भी इस पे मूवमेंट ऑफ फोर्स लगाएगा विच इज टॉर्क। तो F1 और F2 टॉर्क लगाएंगे, तो F1 कितना टॉर्क लगाएगा, F1 नहीं, F1 कितना टॉर्क लगाएगा, जितना है डिस्टेंस है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये फलक्रम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d1 ले लेते हैं। सिमिलरली इस केस के लिए होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये डिस्टेंस d2 है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ पूछूं, तो पहला जो टॉर्क है, टॉर्क 1 विच इज़ ड्यू टू F1, वो कितना होगा, F1 इंटू D1, और दूसरा टॉर्क है F2 इंटू D2। मान लीजिए ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही है, रेस्ट पे, कहीं मूव नहीं हो रहा, रोटेट नहीं हो रहा। उसकी सिर्फ एक कंडीशन है, क्या क्या ये दोनों फोर्सेस सेम है, वो कंडीशन है नहीं। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। एक्चुअली में द थिंग इज क्या, दोनों टॉर्क सेम है। आप अगर इस पे कंफ्यूज हो रहे हो तो इस पे आओ। ये बॉय वाला एग्जांपल याद है, एक बॉक्स को अगर दोनों साइड से सेम फोर्सेस लगा रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रहा है। सेम वही चीज़ है इस रॉड के साथ, आप दोनों साइड से फोर्स क्या कर रहे हो, F1 फोर्स कहाँ ले जाएगा, पहला क्वेश्चन ये है, F1 फोर्स इसको क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज? द आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। आई होप ये देख के सब बता देंगे, क्योंकि अगर आप इस फोर्स लगाओगे ऐसे घूमेगा, विच इज एंटी क्लॉकवाइज अगेंस्ट द मोशन ऑफ क्लॉक।
F2 फोर्स इसको कैसे मूव करा रहा है, क्लॉकवाइज। कोई इस पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई इस पर कंफ्यूज है तो वापस पीछे जाके वो पॉइंट देखे। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज फोर्स आपको पता चल गया, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स भी उतना लग रहा है, क्लॉकवाइज फोर्स मतलब टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्सेज है। मूवमेंट ऑफ फोर्सेज क्यों है, बॉडी फिक्स्ड है। अब जो टॉर्क 1 और टॉर्क 2 अगर सेम है तो क्या ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो दोनों टॉर्क सेम होने चाहिए। सो यही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बोलता है क्या कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज, क्या वो स्पेलिंग होती है एंटी क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लिख देता हूं मैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स बहुत बड़ा लग जाता है लिखने के लिए, इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क। जो भी है यार, स्पेलिंग पे मत जाना प्लीज, स्पेलिंग थोड़े कमजोर है ना, राइट। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, एक सेकेंड, इरेजर, वंस मोर करते हैं इसे। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है क्या कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क कब, व्हेन सर, तब जब बॉडी इक्विलिब्रियम में। जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तो टोटल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल रहेंगे, राइट। बढ़ते हैं आगे। ओके, सो आई होप यहाँ पे सबको समझ आया होगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स तक सारे टॉपिक। अब एक और टॉपिक बच गया है विच इज़ कपल। इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक है कपल, ठीक है। कपल क्या होता है, मान लीजिए फिर से एक रॉड है, इसको आपने क्या करा है, यहाँ पे फिक्स कर दिया है, राइट। अब आप इस रॉड में जब फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि आपने फिक्स किया है। कपल क्या है, कपल मूवमेंट ऑफ फोर्सेस भी है, बट कब, जब वो पेयर में लग रहे, पेयर मतलब दो लग रहे हैं, एक लग रहा है नीचे, एक लग रहा है ऊपर, बट कहां, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है इनकी लाइन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। मान लीजिए अगर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही होती तो इसको कपल नहीं बोलते, ध्यान रखना, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इससे हो क्या रहा है, और ऑपोजिट साइड्स है, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, एक इसके इस साइड है और एक इसके इस साइड है। तो कपल के लिए आपको पॉइंट क्या रखना है, पहला, टू इक्वल होने चाहिए दोनों, सेकंड ऑपोजिट होने चाहिए, डायरेक्शन देख रहे हैं आप, एक नीचे लग रहा है एक ऊपर, और साइड्स भी ऑपोजिट होनी चाहिए, एक लेफ्ट में लग रहा है एक राइट में, फिक्स पॉइंट के लेफ्ट में एक राइट में। तो ऐसे दो पेयर को हम कपल बोलते हैं। ये सिर्फ एक नाम है, इसमें कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, कुछ आपको याद नहीं करना है, बस की एप्लीकेशंस होती है कि जब आप टैप ओपन करते हो, अब आप ध्यान देना, आज जब आप टैप ओपन करोगे, अगर ऐसे वाला टैप है अब, ठीक है, किसी के पास, तो ऐसा वाला जब आप टैप ओपन करोगे तो क्या होगा, अब टैप्स ऐसे भी आ गए हैं, कई टाइप के टैप्स आ गए हैं, बट ये ऐसे वाला आप टैप ओपन करके देखना, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, दो फोर्सेस लगा रहे हो, टैप के बीच वाला जो है पॉइंट, वो आप एक्सेस ऑफ रोटेशन बोल सकते हो, दो फोर्सेस लगा रहे हो आप, वो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस है एक्चुअली में। क्यों मूवमेंट ऑफ फोर्स है, टैप फिक्स्ड है, तो आप दो इक्वल डायरेक्शन में भी लगा रहे हो और ऑपोजिट भी लगा रहे हो, तो उसको कपल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप एक ही साइड नहीं लगाते दोनों, एक फिक्स पॉइंट के इस साइड लगा रहे हो, एक इस साइड, इसलिए लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कपल। और इसके एप्लीकेशंस भी है, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, आप सोचते रहिए क्या क्या एप्लीकेशंस है, राइट। हम बढ़ते हैं अब इसके फाइनल वाले टॉपिक में, विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके आपको पता चलेगा ये क्यों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ बॉडी, एंड इस पे फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा फोर्स, क्योंकि अर्थ है भैया, अर्थ तो सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, पुल करती है उससे, mg फोर्स से, ठीक है। तो इसके हर एक पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, फोर्स नीचे, तो इस बॉडी को ये नीचे पुल करेगा ऑब्वियसली। बट अगर मैं आपको बोल दूँ ये किसी पॉइंट पे फिक्स्ड है, मान लीजिए जो डॉटेड पॉइंट बनाया है मैंने, इस पॉइंट पे फिक्स है, क्या ये बॉडी अब मूव करेगी, डिस्प्लेस नहीं होगी, बट अब ये टर्न करेगी, क्यों, बॉडी फिक्स हो गई है। तो इस बार जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना,
ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो ग्रेविटी इस बॉडी में लगा रही है वो इसको टर्निंग इफेक्ट देगी, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, राइट। अब आप समझ रहे होंगे, समझ ईजी लग रहा होगा आपको कि टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, फोर्स कब है, बहुत ही ईजी सी चीज़ है। और एंटी क्लॉकवाइज कब है, क्लॉकवाइज कब है। इस फिक्स पॉइंट के सारे इधर वाली इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी, एंड इस फिक्स पॉइंट के सारे इधर वाली इसको एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज ये घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये। अब आप देख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हुए प्लीज़। अब आप खुद से पता लगा सकते हैं कौन सा फोर्सेस किस साइड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट ये सारे फोर्सेस निकालना, कैलकुलेट करना इजी नहीं है नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। यूनिफॉर्म के लिए फिर भी इजी है, आइडिया लगा सकते हैं आप, इधर इतने होंगे उधर इतने, पर नॉन यूनिफॉर्म के लिए इजी नहीं है। तो ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसके अबाउट क्या है, बॉडी दोनों तरफ इक्विलिब्रियम में है, राइट। टॉर्क इधर भी एंटी क्लॉकवाइज इतना लग रहा है, क्लॉकवाइज भी उतना लग रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब क्या हुआ है इस पूरे लेक्चर में, मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा है, बट बहुत ही शॉर्ट में, बट मैंने कोशिश की है कि हर कॉन्सेप्ट में ज़्यादा डीप गया हूँ और ना ज़्यादा ऊपर ऊपर से तैर तैर के, राइट। अब आपको क्या करना है, आप इस चीज़ को समझ गए हो, आप इतना से काम चला सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, पर तीनों यूनिट्स की एक साथ। अभी फ़िलहाल की ये जो 3 यूनिट्स होगी, पहली की 3 चैप्टर्स है, सॉरी, 1 यूनिट के, वो मैं एक साथ करवाऊंगा क्योंकि सिमिलर से चैप्टर है, ठीक है। आपको करना क्या है, अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट डाल सकते हैं, लास्ट का टाइम है, तो थोड़ा सा और एफर्ट क्या डालना है आपको जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसकी रीडिंग करनी है, राइट। उसको आपको पूरा रीड करना है, जितना भी हमने पढ़ा रेजोनेट करोगे थोड़ा, फिर आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, राइट। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम ये चैप्टर करते हैं एंड। आई होप आपको सब पॉइंट्स समझ आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प होगी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। आपको कुछ भी मेथड रिलेटेड डाउट हो कि किसी चीज़ में मैं कम टाइम करूँ या स्पीड बहुत ज़्यादा या कम है, उस पर भी आप प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। एंड कमेंट्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ये सब सारे टॉपिक्स में, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक रिवीजन कोर्स है, ये एक क्रैश कोर्स टाइप का आप समझ सकते हो। बट इसमें भी मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ। सो ये क्रैश कोर्स चल रहा है या फिर आप बोल सकते हैं रिवीजन कोर्स है, बट मैंने कोशिश करी है मैं सारे कॉन्सेप्ट ईजीली आपको समझाऊँ, जिसने स्टार्टिंग से जो शुरू कर रहा है उसे भी, और जो रिवाइज करना चाहता है उसे भी। सो हो सकता है मैंने किसी टॉपिक में बहुत ही जल्दी जल्दी स्किप करके पढ़ाया हो, या आपको लग रहा हो मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, या मैंने कुछ चीज़ भगा के पढ़ा दी हो, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने उस अकॉर्डिंग पढ़ाया है ताकि आप लोग जल्दी जल्दी बोर्ड से पहले सब कुछ रिवाइज़ कर सको और जिन्होंने समझा नहीं हो समझ सके। बट इसके बावजूद भी आपको क्या हो, अगर आपको किसी भी टॉपिक को, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो उसकी वीडियो चाहिए हो, सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा या उसको पूरी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। इन केस आपको किसी भी टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपकी बुक हमेशा आपके पास है, यूट्यूब आपके हमेशा पास है, सोर्सेज आपके पास हैं। सो स्टडी हार्ड, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।